कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। जैसे डायरिया, कॉलरा या टाइफाइड बीमारियाँ ऐसी हैं, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बीमारियाँ जानलेवा भी ले सकती हैं। पानी उबाल के पिएं। क्लोरिनेशन जो है वो बैक्टीरिया किल कर देता है। 25 से 30 क्लोरिनेशन सेंटर्स कराची डिफरेंट मकाम के ऊपर जहाँ हमारे ट्रंक्स जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अहम मसला है। हमारे मुआशरे में पीने का साफ़ पानी और उसकी अहमियत के हवाले से बहुत ही कम काम किया गया है, जबकि इंसानी जिस्म में 70% पानी का मिक्स होता है, जहाँ पर इंसानी जिस्म बनता है, और 70% ये जो लिक्विड है ये हमारी मशीनरी को, जो सिस्टम है, इसको चलाता है। जबकि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पीने के साफ़ पानी को बड़ी अहमियत हासिल है। जबकि यहाँ पर कराची में, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। बैक्टीरिया से लेकर हेपाटाइटिस ए, बी, सी और दीगर जो हैं वो यहाँ पर तेज़ी से फैल रही हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों में कालरिया बच्चों में तेज़ी से फैल रही है, और दीगर बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान आज बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है, और ये तमाम तर जो मसाइल हैं वो पीने के साफ़ पानी ना होने की वजह से। तो आज का प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि पीने के साफ़ पानी की क्या अहमियत है, और उसी के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर्स से जानेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल से जानेंगे, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे जानेंगे कि पीने के साफ़ पानी की क्या अहमियत है और पीने का साफ़ पानी किस तरीके से मुहैया किया जा सकता है। तो हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। जी, पीने के साफ़ पानी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी कितनी अहमियत का हामिल है, और उसी के साथ साथ पीने के साफ़ पानी को कराची में मुहैया करने के लिए कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से मज़ीद रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में पहले जो पोर्शन है उसमें गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर्स से जानेंगे कि पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से क्या बीमारियां पैदा होती हैं, उसी के साथ पीने का पानी साफ़ अगर होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है। और फिर गुफ्तगू करेंगे जो यहाँ पानी सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा इदारा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके हुकाम से जानेंगे कि उनकी जानिब से क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं पीने के पानी, साफ़ पानी के हवाले से। आप डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा, पीने का साफ़ पानी कितनी अहमियत का हामिल है? बेसिकली पीने का साफ़ पानी एक जो है पूरा हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जी का बॉडी का पूरा जो 70% जो हमारी बॉडी में जो है वो वाटर के लिए ही होती हैं, और वाटर बोर्न डिजीज़ भी लाइक टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी जो वजूहात है वो गंदा पानी होने की वजह से ही होती हैं। और जो बिल्कुल अभी जो प्रिकॉशंस हैं वो हम तो बताते ही हैं, लेकिन कराची में जो है वो एक आम आदमी तक वो पानी नहीं पहुंच सकता, या हर कोई बंदा जो है बॉयल पानी करके नहीं पी सकता, या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं। हमें उन प्रिवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को ये प्रिवेंशन देना पड़ेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये, इनसे कैसे मतलब कि सेहतियाब रहा जाए। तो अब आपकी नज़र में पीने का साफ़ पानी अगर नहीं है, नहीं दस्तयाब किसी को भी, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी मेजर डिजीज़ पैदा हो रही है? जी, जो मेजर डिजीज़ हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन पे आती हैं डायरिया, सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं गंदे पानी से। उसके बाद जो है टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलरा, ऐसे जो हैं बीमारियां, डिजीज़ हैं, ये ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ को, पानी के साफ़ पानी ना मुहैया होने की वजह से। डॉक्टर साहब, आप वैसे भी बड़े सोशेबल किस्म के बंदे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं पीने के साफ़ पानी के हवाले से, और इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल? देखिए, सबसे पहले कि पानी हमारे जिस्म का 70% वो कंटेंट जो हमारी बॉडी का है वो 70% पानी है। अगर आप 70% जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वही आप साफ़ सुथरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपका जिस्म, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, कैसे आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। और उसके अलावा बहुत सारी बीमारी जो होती हैं मोस्टली हमारे पास यहाँ पर कॉमन है,
और बीइंग किस अ किस्म की पीडियाट्रिशियन हमारे बीमारियां? पास जो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, डायरिया हो गई और उसके अलावा हेपेटाइटिस के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। कालरा जो एक हमारे पास ब्रेकआउट भी हुआ था रिसेंट, पाकिस्तान में एक जो लहर हमारे पास पाई गई थी, उसमें कालरा एक मेजर था। कालरा एक कोई कॉमन चीज़ नहीं है, अगर किसी बच्चे को हो जाती है तो हम उसको एग्रेसिव लेते हैं और इसको एज अ सीरियस जो पेशेंट होते हैं वो करके हम ट्रीट करते हैं और इवन उनको आईसीयू की नीड पड़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारे मसले होते हैं। तो उसके अलावा और जो टाइफाइड है, टाइफाइड एक मेजर इशू पाकिस्तान और पूरी दुनिया का भी है, क्योंकि टाइफाइड ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो मेडिसन जो टाइफाइड की है वो उन पे असर नहीं कर रही। तो ये एंटीबायोटिक सारी वो जनरेशन 3 चल रही है, 4 क्या? 3 चल रही है, लेकिन 3 पे भी अब काम नहीं हो रहा। कुछ 1-2 बची हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। अगर हमने वो यूज़ कर ली तो फिर तो कोई और मेडिसिन हमारे पास है ही नहीं। XDR के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। और बड़ी बात ये है और अफसोस की बात ये है कि बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास हम तो अब जैसे 4th जनरेशन का आपने भी नाम लिया, आपको भी पता है, उसके बाद कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं है और पूरी दुनिया जो है अभी कोई न्यू मेडिसिन नहीं बना रही। अब उनका काम इस चीज़ पे हो रहा है कि प्रिवेंशन कैसे करें। अगर टाइफाइड हो रहा है तो उसकी प्रिवेंशन क्या है, अगर कालरा हो रही है या कोई और चीज़ ऐसी जो बीमारी है उनकी प्रिवेंशन पे जा रहे हैं। वो ये नहीं अब सोच रहे हैं कि हमें मेडिसिन बनानी है, अब दूसरी न्यू 5th 6th इस जनरेशन ये दौर ख़त्म हो गया। लेकिन बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान में हम तो कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं ना। हम तो यही कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल कौन से वो कर रहे हैं, हम असल बेसिक जो काज है उस पर नहीं जा रहे हैं कि प्रिवेंशन क्या है। और दूसरी बात ये है उनके अलावा हमारे पास यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर डायरिया के आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो है ना एजुकेशन का सिस्टम बड़ा ख़राब है। हम डॉक्टर भी हैं तो ट्रीट तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई किसी को अवेयर नहीं कर रहा, उनको काउंसल नहीं कर रहा। क्या क्या काउंसल करेंगे आप? ये देखो स्क्रीन पर जैसे आपने पानी के हिसाब से कि ये मैंने डायरिया, कॉलरा या टाइफाइड की बात की, तो मेजर जो ये है कि अगर आप मिनरल वाटर तो हर कोई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक आप ये कर सकते हैं, जो भी पानी आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उनको बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में, ये तो इजी और पानी को बॉयल करके पिए। डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा, अब सीनियर है लेकिन अभी हमारे साथ एक फीमेल डॉक्टर भी है। पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से फीमेल्स में क्या इश्यूज़ है? फीमेल्स में या मेल्स की बात करें, इश्यूज तो सेम है हमारे पास। जो कॉमन डिजीज, क्योंकि एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव है कि ख़वातीन जो है वो बहुत कम पानी पीती है। कम पानी पीने के बाद वो तो देखें मेल और फीमेल दोनों के इश्यूज सेम रहेंगे। डिजीज़ अपनी वो जो कॉमन पानी ना पीने की वजह से वो तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। आपके स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है, रीनल स्टोन्स हैं, वो मेल फीमेल में दोनों कॉमन्स हैं। डिहाइड्रेशन है, वो किसी को भी ले लें, मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद आप कोई भी, जैसा हमारे स्ट्रोक का पेशेंट्स आ जाते हैं, हीट स्ट्रोक की बात कर रही हूँ, उसमें हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं जब गर्मियों का मौसम ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन ड्राई रह सकती है। सो इट्स रिकमेंडेड कि हम बहुत ज़्यादा एडिक्वेट वाटर इनटेक करें। एडिक्वेट वाटर इनटेक ना हुआ तो अल्टीमेटली उसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगी। वैसे अमूमन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चे और बड़ों में क्या होते हैं इस पानी के हवाले से? पानी ना लेने की वजह से, गंदा पानी लेने की वजह से, पानी की क्वालिटी सही ना हो, इनके हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस तरह अगर हम लोगों का पानी कम लिया हुआ है, कोई भी बच्चा है जिसको वॉमिटिंग है, डायरिया है, जुलाब हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, उसको ज़रूरत है कि उसको जितना पानी निकल रहा है उतना ही उसको पानी दिया जाए। ORS की फॉर्म में। अगर बच्चा नहीं ले सकता, कोई बड़ा नहीं ले सकता, उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए, उसको ड्रिप लगवाई जाए, मगर अननेसेसरीली ड्रिप्स लगाना भी सही नहीं है। इसके बाद जो है पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी जितनी प्रोलॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा अरसा रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उसमें हमारे पास नमकियात की कमी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो कि हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें या तो सिरप्स लेने पड़ते हैं या फिर हमें इसीलिए ड्रिप्स लेनी पड़ती हैं। गंदा पानी ले लें, गंदे पानी की वजह से बहुत सारे जरासीम्स हैं। एक जरासीम हमारे पास पाकिस्तानी अलमिया जो है, पोलियो, वो हमारा कहीं नहीं गया, गंदा पानी की वजह से है। हम लोगों की गंदा पानी, साथ में हमारी इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है, हमारे जो लोग इम्प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं।
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे हम टाइफाइड की बहुत दफ़ा बात सुन चुके हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इन सब की हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह जिनके पास पानी सेफ अवेलेबल नहीं है, जिनको मैसर नहीं है साफ़ पानी, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा रोटा वायरस आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बच्चों में। इस तरह के डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरियल और वायरल कॉजेज़ हैं जो कि हमारे पास डिहाइड्रेशन और डायरिया, वॉमिटिंग, इवन नमूनिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वो गंदे पानी पीने के बाद डिफरेंट चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। डॉक्टर महबूब नूनारी हमारे साथ मौजूद है, YDA को लीड करते हैं यंग डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, क्या इन गंदे पानी पीने की वजह से क्या अमवात भी होती है? पहली बात ये कि जो वाटर जो हमारे बॉडी के लिए एक बेसिक इम्पोर्टेंस, वो एक नीड है हमारी। अगर बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए अगर कोई भी एक आउटसाइडर, कोई जरासीम या कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो उसके लिए अमवातें, बीमारियाँ भी हो सकती हैं। हाँ, अगर ये बीमारियों को अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं, बीमारियाँ जानलेवा तो नहीं होती, पर यह कि अगर मरीज़ की कंडीशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पानी की शिद्दत की कमी की वजह से, जैसे डायरिया, कॉलरा या टाइफाइड बीमारियाँ ऐसी हैं, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बीमारियाँ जानलेवा भी ले सकती हैं। ये हमारी जो रोज़मर्रा की जो कॉमन बीमारियाँ जो पानी से होती हैं, जैसे हमारे जो गुर्दों पे रेनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, तो जो इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हेपेटाइटिस ए और ई काफ़ी जो बीमारियाँ इन चीज़ों की वजह से हो जाता है। अगर इनको चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे वाटर मैनेजमेंट बोर्ड और जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड या जो इदारे हैं टाउन बेस पे, कराची या हमारे देही शहर, कहीं भी पूरे सिंध में कहीं भी ऐसा एरिया हो जहाँ इनको सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी, कराची की हम बात करें, कराची के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ये ख़राब पानी या नलकियाँ से पानी भी नहीं आता, तो लोग वहाँ के जो बाहर के पानी लेते हैं टैंकर से, कि माफिया को भी टाइम मिल जाता है, एक मौका होता है। और आजकल जो हमारे एक्सपेंसेस के दौर में मुआशी बहरान है, हमारे लोग ख़राब पानी की वजह से मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, उसका अलग दबाव आता है। तो बेहतर है कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करके मुआशी के हवाले से हम फिज़िकली अपने हेल्थ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, पानी साफ़ कैसे किया जा सकता है? अगर कोई शख्स, मिनरल वाटर्स भी हमारे पास आते हैं तो वो भी ज़रूरी तो नहीं है कि वो हेल्दी हों, तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं साफ़ पानी के और कैसे किया जा सकता है? हमें अपने जैसे भी हमें जो पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी नेटवर्क्स हैं या जो इनके सेंटर्स हैं, पब्लिक सेंटर्स, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करें। और जो वाटर वहाँ यूज़ करते हैं इनको बोला जाए, अगर वहाँ जो लोग मिनरल वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे उसमें जरासीम होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से बॉयल किया जाए। अगर बॉयल करना जैसे काफ़ी, तो इनको वाटर बॉयल करने के लिए तो हम घर में हम इजीली कर सकते हैं। अगर जैसे हम वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे यहाँ इनको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिस्टम बनाएं जहाँ इनकी फैक्ट्री हो, जो वाटर को क्लोरीन से साफ़ करें, ताकि वो वाटर लोगों को इजीली साफ़ सुथरा पानी मिले। तो इससे क्या होगा, लोग बच्चों बीमारियों से मुहतत रहेंगे, बड़े भी मुहतत रहेंगे। डॉक्टर साहब, कैमरा की आंख से कोई कौम को पैगाम पानी के हवाले से? पानी उबाल के पिएं। चले, ज़बरदस्त। आप बताइएगा कोई पैगाम जो देना चाहें पानी के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपके तरफ से इस गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके साथ एक आप सेमिनार भी रख सकते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम करें, तो वो कैंपेन चलेंगी तो ये जो टाइफाइड है, ये बहुत सारी बीमारी हम इनसे बच सकते हैं। और उसके अलावा जो पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि आप अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉयल करके पिएं। आप कुछ पैगाम दें? मैं बोलूँगा कि बस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो है बस उर्दू में भी बता देना हमें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि यही है कि आप एहतियात ज़रूरी है। और यही है कि बाकी जो है पब्लिक सेक्टर्स जो है हमारे, जो ये पब्लिक हेल्थ वाले, ये थोड़ी अवेयरनेस दे हमारे जहाँ देही इलाकों में जाकर, यहाँ जो बंदे जो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं उन्हें जाकर ये अवेयरनेस दे कि भले आप पानी सिर्फ बॉयल करके पी सकते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियों से हम जो है बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका लास्ट पैगाम? मेरा पैगाम यही है कि पब्लिक भी ख्याल रखे और गवर्नमेंट को अपने SOPs फॉलो करके अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करें, ताकि अगर सेहतमंद ग़िज़ा और सेहतमंद पानी होगा तो हमारी सेहत भी सेहतमंद होगी। साफ़ पानी से ही ज़िंदगी बनती है और साफ़ पानी जो 70% हमारी बॉडी का हिस्सा है वो ज़रूरी है, और इसी से ही बीमारियां जन्म लेती हैं जो एक सेहतमंद मुआशरे को बीमार कर देती हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कराची वाटर बोर्ड हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि साफ़ पानी के लिए
क्या क्या हिकमत अमली ली गई है, कराची वाटर बोर्ड में क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू पीने का साफ़ पानी और चैलेंजेस क्या हैं कराची को पीने के साफ़ पानी के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। वैसे डिप्टी कमिश्नर के ज़माने से आपके साथ एक न्याज़मंदी रही है, हमेशा रिफॉर्मर्स रहे हैं, कराची वाटर बोर्ड में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ज़रूरत थी एक नई मैनेजमेंट की जो फॉरवर्ड लुकिंग होती और इस इदारे को यूटिलिटी ऑफ द फ्यूचर बनाए। तो उस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक के ताउन से KWSSIP और हुकूमत सिंध ने ये सोचा कि जी इसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं और रिफॉर्म्स में मैनेजमेंट रिफॉर्म लाए जाएं और इन्वेस्टमेंट की जाए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो किसी वाटर एंड सैनिटेशन यूटिलिटी के लिए नहीं आया जो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हुए कराची के लिए लाए हैं और ये अगले 10 साल चलना है। अच्छा, अब इसमें KWSB में जिसको अशद ज़रूरत थी क्योंकि पुराना निज़ाम है, लाइनें पुरानी हो गई हैं, फिर साथ साथ आप देखते हैं हमारे साथ कि हमारी रिक्वायरमेंट है पानी की और मज़ीद बढ़ती जा रही है क्योंकि कराची में आबादी का इजाफा हो रहा है और आउटस्कर्ट्स में भी ज़्यादा हो रहा है, कच्ची आबादियों में भी हो रहा है। तो हमें हर लम्हा ये ज़रूरत है ये सोचने की कि हम कैसे अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। अभी तो देखिए इस वक्त सर्दियों में तो डिमांड उस तरह नहीं होती, लेकिन गर्मियों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली ये है कि पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ खड़े हैं बाकी यूटिलिटीज़ के मुकाबले में और उसके बाद देखें कि हम इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं। तो हमारे तमाम इंडिकेटर्स कोई बहुत हेल्दी नहीं है। आप देखिए हमारा जो नॉन रेवेन्यू वाटर है वो 55% पर है। दुनिया में कोई यूटिलिटी नॉन रेवेन्यू में आपके देखने वालों को थोड़ा सा बता दूं नाजरीन को जी कि बेसिकली पानी सप्लाई हो रहा है लेकिन बिल नहीं हो रहा। सो द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड बट नॉट बिल्ड इज़ 55%। सो इसका मतलब है कि KWSB अपना जो आम उसको एक्सटेंड करना है वो नहीं कर पा रहा था। अब हमने कोशिश ये की है कि वो तमाम जगहें जहाँ पे इस तरह पानी सप्लाई हो रहा है उसको अपने कंज्यूमर नेट में लेकर आएँ, चाहे वो कच्ची आबादियाँ हों चाहे वो दूर दराज के इलाके हों सॉरी। तो हम हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हेल्दी नहीं है सिस्टम, हेल्दी नहीं है। आपको क्या लगता है कि लूपहोल्स कहाँ पर रहे माजी में? देखिए 3 चीज़ें हैं KWSB में। एक तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारी बल्क की लाइनें हैं, हमारी वाटर ट्रंक मेन्स हैं और WD जिसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये 3 सिस्टम्स हैं जिससे पानी लोगों के घरों तक पहुँचता है। अब हुआ क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने जैसे जैसे कराची बढ़ा तो उन्होंने बल्क की लाइनों को वाटर ट्रंक मेन्स को पंचर कर दिया। होता क्या है कि अब क्या हुआ कि लॉप साइडेड सा हो गया। कराची में जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ तो पानी है, जो नीचे के इलाके हैं जिसमें साउथ हो गया, किमाड़ी हो गया, वेस्ट हो गया, वहाँ पानी नहीं है। ओल्ड सिटी एरियाज़ के ओल्ड सिटी हो गया, वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने ऊपर साइफन कर लिया, आपने उसको छन्नी कर दिया, आपने साइफन कर लिया। तो अब हमारी जो विज़न है वो ये है कि हम नॉर्थ में जो पानी आ रहा है उसमें बाकायदा लूप्स डालें, आइडेंटिफाई करें वो इलाके जहाँ पे 24 घंटे 24/7 पानी आ रहा है और आइडेंटिफाई करें वो इलाके जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है जी, ताकि उनको तो दे सकें। तो साउथ में पानी मिल सके, खुरंगी में पानी मिल सके, किमाड़ी में पानी मिल सके और वेस्ट में पानी मिल सके। अब ये डिपेंड करता है, देखिए कराची में भी 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक किंजर सिस्टम, एक हब सिस्टम है। हब सिस्टम को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हब केनाल का इम्प्रूव किया जा रहा है। जो किंजर सिस्टम है उसके अंदर खासी गुंजाइश है। हम तकरीबन 90 MGD पानी आज भी
सिस्टम में नहीं दे पा रहे बिकॉज हमने कन्वेंस सिस्टम नहीं डाला। तो आज अगर हम कन्वेंस सिस्टम डालने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करें कि ये पानी कराची वालों को अदर देन K4 मिल सकता है। किंजर का जो पानी आता है धाबेजी पंपिंग स्टेशंस पर हम देखते हैं कि पानी के प्रेशर होता है, वहाँ लाइट का की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होती तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। चूँकि लोकल गवर्नमेंट के बीट्स के साथ मेरा गहरा ताल्लुक़ रहा है, आपके पास इस इशू का क्या हल है? क्योंकि आए रोज़ ये मसला पैदा होता है। देखिए, कोशिश तो हमने की है कि इलेक्ट्रिक को इसको बताएं। मैंने धाबेजी का विज़िट भी किया, देखा भी है उसको बहुत क्लोजली। धाबेजी के तमाम पंप, एक तो ये है कि देखिए वहाँ जितने हमारी इससे पंपिंग कॉम्प्लेक्स, इट्स ए ह्यूज पंपिंग कॉम्प्लेक्स। कराची में 520 MGD पानी वहाँ से आ रहा है, लाइफ लाइन है, लाइक ए हार्ट, ठीक है जी। तो उसको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि धाबेजी को हम किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और उसके बैकअप को मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त जिन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिन में से का पंपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन पंपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा पंप रखने हैं ऑपरेशनल, क्योंकि जैसे ही कोई ख़राब हो गया तो आप फ़ौरन शिफ्ट कर दें और उसको रिपेयर करें। नंबर 2, जो आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी लॉस की, उसमें भी इंटरनली हमने देख लिया हुआ है कि वो कौन कौन से पैनल्स हैं, लाइंस कौन सी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उसको SOP2 में जो हमारा सेकंड फेज़ आ रहा है उसमें रिप्लेसमेंट करें। और धाबेजी जो है वो हमेशा हमारा फोकस रहेगा, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। अच्छा, धाबेजी से जो पानी आता है वो फिर आप आगे चल के सादी टाउन में उनको प्यूरिफाई करते हैं पानी को। आपको क्या लगता है कि ये जो सादी टाउन में प्लांट लगा हुआ है उससे कराची को पीने का साफ़ पानी मुहैया होता है? देखिए, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, ये कोई 8 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं हमारे, और अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अब अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। हम इसमें सेकंड फ़ेज़ में भी जो हमारा KWSSIP है उसके सेकंड फ़ेज़ में वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जिसको हम कहते हैं वो हम ला रहे हैं, और इसमें 6 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स बनेंगे। 4 जो है वो नए बनेंगे और 2 जो है वो रिहैबिलिटेट। किस किस मकाम पर ये आप करा? देखिए, पिपरी में हमारे पास एक है, वहाँ पे वो रिहैबिलिटेट होगा JBIC वाला। फिर इसी तरह से हमारे पास नीचे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स है, वो होंगे। कराची वाटर बोर्ड के पास अरबों रुपए की ज़मीन है जिन पर कब्ज़े हैं या जिन पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, या इवन इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। उसके लिए क्या किया है आपने? हमने ये देखा कि जैसे हमारा हब फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, पंपिंग स्टेशन है, हमारे बाकी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों के अंदर कहीं बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई, तो कहीं पे जो है वो लोगों का एक्सेस आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट है। तो ये सब इसका सिक्योरिटी ऑडिट कराया, और फिर क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं थी, वो इमीडिएटली हमने अप्रूवल कराई है और वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऑन बोर्ड हो जाएगी। तो हम हमारी तमाम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो हमारी स्टेट्स हैं उनके अंदर वो बाकायदा सिक्योर हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, इनमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो KWSB के नाम नहीं है, राइट ऑफ वे हमारे नाम पे नहीं है। देखिए, आपको ये इस बात का इल्म होगा कि ये KDA का एक ज़ैली इदारा था, और KDA और KMC, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ KDA और KMC के नाम पर हैं आज भी, तो वो उनको हमने ट्रांसफ़र करना है। कराची वाह जो किंजर से निकलता है और धाबेजी के मकाम पर आता है, और हब रिवर वाह जो कराची को पानी देता है, दोनों पर पानी की चोरी एक मामूल का हिस्सा है, ख़ास तौर पर रात के टाइम पर। आपके पास ये नॉलेज है या इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है आपने? देखिए, जो हब का है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंसेशनर जो आता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर या कंसेशनर भी कह सकते हैं, जिसने कोई 15 साल उसको ऑपरेट करना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योर करेगा पानी के तस्वीर। चोरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें उसको हम 2 तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एक वही जिस तरह मैंने कहा पेट्रोलिंग के थ्रू, दूसरा वहाँ के लोगों को बावर कराना कि जी देखें ये योर प्रोजेक्ट कि आपका पानी नीचे जा रहा है, आप डायरेक्टली इसमें ना उसमें लोग कपड़े धो लेते हैं, कोई गिर जाते हैं, कोई बकरियाँ, कोई और बाकी सारी चीज़ें। इवन इंसिडेंट्स हुए हैं कि रक्षा गिर गया, उनको रिकवर करना मुश्किल हुआ, बॉडीज़ रिकवर की गई हैं, हमने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं। लेकिन ये एक इट इज़ ए ह्यूज चैलेंज। कराची में पानी 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है,
दुनिया में यूटिलिटीज़ का इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन आई टेल यू कि जिन चैलेंजेस का हमें सामना है ये कोई छोटे नहीं हैं, वो अच्छे खासे बड़े चैलेंज। अच्छा, माजी की हुकूमत जो आई उन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात की कि प्लांट लगाएं और कराची को पानी। इन योर एक्सपर्टीज़, इन योर विजडम ऑफ एक्सपीरियंस, आप क्या समझते हैं कि इज़ इट सोल्यूशन? क्योंकि दुनिया भर में समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस की और डीसैलिनेशन की उसमें बहुत फ़र्क है। डीसैलिनेशन का कॉस्ट आपको 2 रुपये तक पड़ेगी ज़्यादा, ये बहुत महंगा है। क्यों नहीं करना? उसकी रीज़न ये है कि उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत महंगी है, मेम्ब्रेन्स चेंज करना, क्वालिटी ऑफ वाटर को मेंटेन करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। ऑल्दो कोई इसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, काम हो सकता है, काम किया जा सकता है। एक ये कि हम ये पानी, महंगा पानी देंगे किसको? खरीदार कौन होगा? तो हमारे पास कुछ इदारे हैं ऐसे जो रखते हैं, मिसाल के तौर पे CBC दे सकता है, यस, मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे सकते हैं, काटी, लाटी, ये साइट के इलाके हैं, ये दे सकते हैं, और उनको ज़रूरत भी है। आप उनको पानी दें, उनको ज़रूरत भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। साइट के लिए तो अलग एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। सीवरेज के पानी को बेहतर तरीके से निकाल देने के लिए आपके पास क्या सलूशन है, और इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को भी रिकवर करने के लिए? देखिए, कराची में ना तकरीबन 420 MGD के करीब सीवरेज जनरेट होता है। एक कॉन्सेप्ट है ब्लू लाइन ट्रेसिंग। उसमें ये है कि हमें, देखिए, अभी हम अपने पास से पोलियो भी नहीं ख़त्म कर पाए। पोलियो का जो चीफ एरिया जिसको, जहाँ वो रिज़ाइड करता है, वो सीवरेज का ही है। अब मसला ये है कि क्या हाउस होल्ड यूनिट से लेके किसी नाले में या किसी ड्रेन में क्या सीवरेज वाकई डायरेक्टली पहुँचता है? तो हमारे पास बीच में ना लूप होल्स हैं, कहीं निकल जाता है, कहीं बाहर आ जाता है। देखिए, नाले जो है ना सीवरेज नहीं ले सकते। ये हमने देखा ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, नालों के अंदर सीवरेज चलना शुरू हो गया है, क्योंकि आबादी बढ़ती गई। आपके ट्रंक सीवर्स पानी ले नहीं सकते, वो तो उबल पड़ेंगे। नाले तो अल्टरनेट है फ्लड के लिए है, बेसिकली स्टॉर्म वाटर, अर्बन रेनिंग। एग्जैक्टली, दे आर अ स्टॉर्म वाटर। आई थिंक 800 से ज़्यादा नाले हैं कराची में। जी, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि बड़े नाले भी अगर हैं तो उनको सीवरेज थोड़ी लेके जाना है, उनका अर्बन फ्लडिंग। अगर वो सीवरेज लेके जा रहे हैं तो नाले तो ड्रेन होते हैं इवेंचुअली समंदर में, तो मैं उनको ट्रीट कैसे करूँगा? तो इसका मतलब तो ये, आप जैसे अभी आपने देखा लियारी के अंदर एक इंटरसेप्टर डला हुआ है पुराना 98 का, और एक नया भी डला है जो भी चार्ज नहीं हुआ। इंटरसेप्टर मींस कॉन्ड्यूट जिन्होंने सीवरेज का वाटर लेकर आना है, वो इवेंचुअली पानी ला के देते हैं STP1 में भी और STP3 में भी। अब ये दोनों पानी जो हैं लियारी रिवर से वो ड्रेन हो रहे हैं 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स में। STP1 हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के 100 MGD का बनना है। स्टेज 1 तो 35 MGD है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन हम कोशिश करके 35 MGD तो यहाँ शुरू कर सकते हैं। जो TP3 है, TP2 का तो आपको अंदाज़ा ही है, TP2 तो अब इस काबिल नहीं रहा कि उसमें कोई ट्रीटमेंट हो, लेकिन जो TP3 है उसको 100 MGD तक ले जाया जा सकता है, और वो बहुत जल्द, हम उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर फंड्स हमें फ्री फ्लो मिलते रहें तो हम वो जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट के पास जा भी रहा हूँ एक प्रपोज़ल के साथ इंशाल्लाह ताला, कि मुझे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, जो कि S3 कहलाया जाता था, इसको जल्द अज जल्द वाइंड अप करने का मौका दिया जाए। चौथा TP है हमारा, वो हम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से बनाएंगे, जो कि $380 मिलियन का। देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत महंगे हैं, दुनिया में बहुत महंगे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की नहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक दौर था जब 2009 से 2012 के दरमियान हमने ये कमिट किया था
कि 0.25% ऑफ आवर GDP विल बी एलोकेटेड फॉर द सैनिटेशन। आज तकरीबन हम अपनी पुअर सैनिटेशन की वजह से 4% ऑफ आवर GDP लॉस करते हैं। वाटर बोर्ड में एक आम तासुर है या एक माजी के प्रेसिडेंट से कि वाटर बोर्ड करप्शन से पाक नहीं है। आपको क्या लगता है कि करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है वाटर बोर्ड से? देखिए, करप्शन एक ऐसा नासूर है जो वेरी फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी दोनों को हिट करता है। एक तो ये कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं इन टर्म्स ऑफ अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आल्सो सप्लाई इन शेप ऑफ क्वालिटी एज वेल, बिल्कुल ठीक बात करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हमने ये असेस ज़रूर करना है कि ये होती क्यों है। मिसाल के तौर पे एक करप्शन नीड बेस है, किसी की जो है वो तनख्वाह कम है और वो उसके बाद ये काम कर रहा है, नज़र आती है कि एक नीड बेस अंदाज है। एक ग्रीड बेस करप्शन है कि मतलब तनख्वाह बढ़ा भी देंगे लेकिन वो करप्ट प्रैक्टिसेस जारी रखेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये रियलाइजेशन अब KWSB में है, क्योंकि एक नई ब्रांडिंग होने जा रही है, एक नई अंडरस्टैंडिंग है, एक नया विज़न है कि जी हमें ठीक करना है। क्योंकि अगर हम यही प्रैक्टिसेस, मैं ये नहीं कहता कि जी KWSB करप्शन से बिल्कुल पाक हो जाएगा या हो रहे जा रहा है, लेकिन इसकी कोशिश है। क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन किया जाए तो दुनिया भर में करप्शन फ्री हो जाती है। जी, डिजिटलाइजेशन की तरफ ही मैं इशारा कर रहा हूँ कि देखिए, ह्यूमन डिस्क्रेशन जो है उसको कम से कम करें। यस। और ये तरीक़ाकार तय करें कि जी ये चीज़ इतने की नहीं, इतने की होगी और ऐसे ही होगी। सो जितना स्ट्रक्चर्ड करने जाएंगे उतना बेहतर होगा। किसी को 16 आने के अगेंस्ट 16 आने दे दो काम के अगेंस्ट, तो वो गलत काम नहीं करेगा, ना इंगेज करेगा। दूसरे सिस्टम भी आप ऐसा बनाएं, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं, मैकेनिज़्म ये बनाएं कि इंस्पेक्शन भी होंगी रेगुलरली, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगी। यस। सो वो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगी, फिर जो आपके जिस तरह आपकी लाइबिलिटीज़ एक्यूमुलेट हुई हैं हम उनको भी पे ऑफ कर सकेंगे उसी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के थ्रू। तो मेरे नज़दीक एक बड़ा प्रोसेस है कि आप करप्ट प्रैक्टिस से बाहर निकलें। हाँ, उससे बाहर निकलें। अच्छा, आखिर में हेपेटाइट्स A, B, C, उसी के साथ साथ और मुख्तलिफ दीगर बीमारियाँ साफ़ पानी ना मुहैया करने की वजह से कराची में बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, इज़ देयर एनी रेस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग दिस? और साथ में कराची वाटर बोर्ड का कितना रिस्पॉन्स है इस बीमारियों को बढ़ाने में, और कम करने के लिए क्या करेगा इन द एंड? देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वाटर क्वालिटी जिस तरफ आपने इशारा किया, उसमें उसकी क्लोरिनेशन होना और फिल्ट्रेशन होना। क्लोरिनेशन जो है वो बैक्टीरिया किल कर देता है, और बाकी फिल्ट्रेशन जिस तरह बताया कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और TDSs हैं, डिज़ोल्व सॉलिड सॉरी, वो उनको करता है। हमारी 3 तरह की अप्रोच है, जैसे मैंने बताया फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से। अब फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना अपस्ट्रीम बने हुए हैं, लोग हैं डाउनस्ट्रीम पे। जो कन्वेंस सिस्टम है उसके अंदर भी कंटामिनेशन हो रही है। यस। तो अब इसका हल क्या है कि डाउनस्ट्रीम के ऊपर भी आप क्लोरिनेशन सेंटर्स बनाएं। वो हमने देख लिए, और उसके तकरीबन हमारे को 25 से 30 क्लोरिनेशन सेंटर्स कराची डिफरेंट मकाम के ऊपर जहाँ हमारे ट्रंक्स जा रहे हैं उनके अंदर डोजिंग होगी। आइडेंटिफाई कर ली गई हैं जगहें और वहाँ डोजिंग होगी। वंस दिस डोजिंग इज डन तो हम सिक्योर कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे तमाम हाइड्रेंट्स के ऊपर भी जहाँ पानी और फॉर्म में जा रहा है वहाँ पे जो है वो टैबलेट्स यूज़ हो रही हैं, और उनके लिए मैंडेटरी है यूज़ करना। निगलेरिया के कुछ वाक़यात हुए थे, तो हमने उसको सिक्योर करने के लिए तमाम हाइड्रेंट्स को डिजिटाइज़ किया जा रहा है। अच्छा, रीज़न बीइंग कि खुदा ना खास्ता उनके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर हम ये बता देंगे कि ये लीगल आदमी है तो इलीगल आदमी जो है ना फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो तो वो असल मकसद है इलीगल लोगों को आइडेंटिफाई कर देना और उनका बिज़नेस जो है वो स्क्वीज़ इन कर देना। उनको ये प्लेटफॉर्म देना ही नहीं कि वो कर सकते हैं। सो अगर कंज्यूमर को ये पता होगा कि मैंने सिर्फ लीगल बंदे से रब्ता करना है और लीगल बंदे को ही पैसे देना है, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो बिज़नेस जो फ्लरिश कर रहा है
इलीगल जगहों से, जोहड़ों से पानी भर के देना और गलत जगहों से पानी भरना, लीकिंग वाटर दे देना, पता नहीं है कि वो फिल्टर्ड है या नहीं है, पता नहीं कि वो क्लोरीनेटेड है या नहीं है, और वो लोगों को दे देना। तो इसके लिए अवामी आगाही भी मुहिम भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। ये KWSB जो है वो फुली कॉग्निजेंट है इस फैक्ट के ऊपर कि जी हम ये काम हमें करना चाहिए वाटर क्वालिटी से। कौम के नाम मुख्तसर पेगा। जी थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक अहम इदारा है, और कोई भी इदारा आवाम के ताउन के बग़ैर प्रॉस्पर या खुशहाल नहीं हो सकता, और आप इस पर भरपूर नज़र रखें। मेरे नज़दीक KWSB लाइक एनी अदर यूटिलिटी ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला ज़रूर उभरेगी और एक आसान तरीके से लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ CEO कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद थे। आइन के जो बुनियादी हुकूक हैं, जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हैं, उनमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि तमाम तर सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तमाम तर शहरियों को मुहैया होगी। और इस उम्मीद से के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी इजाज़त लेता है अपनी टीम हसन अली और अब्दुल्ला बदर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ कि तमाम शहरियों को तमाम तर हुकूक और उसके साथ तमाम तर सर्विसेज बगैर किसी फ़र्क के मुहैया होंगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।